नमस्ते, मैं राम किसान और बी किसान के सॉइल साइंस में आपका स्वागत है। भूमि किसान के लिए एक माँ का रोल अदा करती है और हमारे जीवन के 5 आधार स्तंभों में से एक मुख्य आधार स्तंभ है भूमि। भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर। और इसीलिए किसान को भूमि को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजरों को। इसीलिए आज के वीडियो में हम मिट्टी का विज्ञान जानेंगे। मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन सभी तरह की मिट्टी की गुणवत्ता नापने के लिए 7 मानक होते हैं। पहला, मिट्टी के पोषक तत्वों को पकड़कर रखने की क्षमता। दूसरा, पीएच यानी कि पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता। तीसरा, मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता। चौथा, मिट्टी में हवा के संचार की मात्रा। पांचवा, मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व। छठा, मिट्टी में उपलब्ध जीवाणु। और सातवां, अंतिम, मिट्टी में उपलब्ध खनिज, जिसको कि किसान बहुत ज्यादा महत्व देते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। इन 7 बातों से यह निर्धारित होता है कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। अब इसी को आसान भाषा में अगर समझे तो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके धीरे धीरे किसी भी प्रकार की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत, अगर असंतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है या बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है तो उस मिट्टी को धीरे धीरे बंजर किया जा सकता है। और जैसा कि बलराम किसान जी कई बार बता चुके हैं कि कई देश अपने यहाँ बंजर जमीन को उपजाऊ भूमि बना चुके हैं, जैसे इजराइल, चीन, सऊदी अरेबिया। चूंकि मिट्टी के बनने की प्रक्रिया एक काफी लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए इन लोगों ने, या यूं कहें कि इन देशों ने, इस काम को जल्दी जल्दी करने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला है। क्योंकि उनके सभी तरीके वैज्ञानिक तरीके होते हैं, इसलिए आपको उन तरीकों को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक जानकारी भी होना जरूरी है। इसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि पौधे का जो भोजन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचता है। तब इन्होंने भूमि में जितनी भी तरह की चीजें मिलती है उनको 2 हिस्सों में बांटना प्रारंभ किया। एक वो जो आपस में आकर्षित होती है और दूसरी वो जो एक दूसरे को अपने से दूर करती है। वहीं से चालू हुआ चार्ज, प्लस आयन और माइनस आयन। और साधारण भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो आपने एक बैटरी को देखा होगा। उस बैटरी में एक तरफ प्लस का साइन रहता है और एक तरफ माइनस साइन रहता है। वही चार्ज कहलाता है, धनायन और ऋणायन। अब यहाँ पर एंट्री होती है यूनिवर्सल लॉ की। विपरीत चीजें आपस में करीब आएगी और जो समान चीजें हैं वो एक दूसरे से दूर भगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस प्लस दूर भगेंगे, माइनस माइनस दूर भगेंगे, प्लस माइनस पास में आएंगे और प्लस माइनस पास में आएंगे। आप ये समझ जाएंगे तो आगे आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब जो प्लस चार्ज के आयन रहते हैं उनका दूसरा नाम कैटायन भी है। कुदरत ने मिट्टी को नेगेटिव चार्ज दिया है, यानी कि माइनस चार्ज दिया है, और पौधे की जड़ों को भी माइनस चार्ज दिया है। और इसी चार्ज की वजह से प्लस चार्ज वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, पोटेशियम प्लस, इन सब तत्वों को पौधे की जड़ें अपनी तरफ खींच सकती है इस चार्ज की वजह से। और मिट्टी में से पोषक तत्वों को पौधा H+ देकर लेता है, क्योंकि पौधा H+ हाइड्रोजन और पानी से अत्यधिक बना सकता है। जैसे मान लीजिए पौधे को मैग्नीशियम 2+ लेना है तो उसे मिट्टी में 2H+ देना पड़ेगा, तभी बराबर चार्ज की अदला बदली, क्योंकि चार्ज हमेशा बराबर ही बदलता है। इसी तरह यदि पौधा K+ लेता है तो उसको एक H+ देना पड़ेगा। कैल्शियम 2+ लेता है तो उसे 2H+ देना पड़ेगा। और ठीक ऐसे ही लोहा Fe3+ अगर लेता है तो उसे 3H+ देना पड़ेंगे। इस लेन देन प्रक्रिया को CEC कहते हैं, यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और मिट्टी में मौजूद पोषक कार्बनिक तत्व जो इन पोषक तत्वों को पकड़कर पौधे की जड़ों तक ले जाते हैं, उन्हें
जिलेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यही कार्बनिक पोषक तत्व केटायन आयन कैपेसिटी CEC बढ़ा सकते हैं और यही कार्बनिक तत्व प्राकृतिक रूप से चिलेटिंग एजेंट का भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया की। कार्बनिक तत्वों को समझने के लिए आपको ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया पता होना चाहिए कि ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया कैसे होती है या क्या होती है। जैसे बलराम किसान कहते हैं कि प्रकृति ने जो भी बनाया है वह एक दूसरे का भोजन है, एक का वेस्ट दूसरे का भोजन है। चाहे वह चलने फिरने वाले प्राणी हो या स्थिर पेड़ पौधे हो या फिर बेजान पत्थर हो, सभी को जीवाणु, मिट्टी की गर्मी, मिट्टी का दबाव तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि वह ह्यूमस यानी कि ह्यूमिक पदार्थ ना बन जाए, और ये बनने में लाखों साल भी लग जाते हैं। लेकिन एक बार यह ह्यूमिक पदार्थ तक टूट गए, उसके बाद ये आगे नहीं टूटते। यहाँ जाकर पता चलता है कि ह्यूमिक पदार्थ में मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। पहला ह्यूमिक एसिड, दूसरा फुल्विक एसिड और तीसरा ह्यूमिन। ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड तो कई प्रकार से फायदेमंद होते हैं, लेकिन ह्यूमिन एक बड़ा पदार्थ होता है और जब तक ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड ह्यूमिन के साथ में रहते हैं तब तक ये भी पौधे को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते। मार्केट में आपको ह्यूमिक एसिड 50 रुपए केजी से लगाकर 1500 रुपए केजी या लीटर में भी मिल सकता है। अब ये रेट वेरिएशन इसलिए होता है कि आपको मार्केट में ह्यूमिक एसिड किस क्वालिटी का मिल रहा है। अब समझते हैं कि इसकी क्वालिटी का क्या लफड़ा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पहले इसका घोल बनाया जाता है, फिर उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसका pH मान 1 तक ले जाते हैं, और जब उसका pH मान 1 रह जाता है तब उसमें से ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड दोनों वाष्पित हो जाते हैं, जिसमें से ह्यूमिक एसिड पोटेशियम ह्यूमेट के रूप में वाष्पित होता है और फुल्विक एसिड के रूप में ही वाष्पित हो जाता है। फिर इनको अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमिक एसिड को इस केमिकल तरीके से बनाया नहीं जाता है, सिर्फ अलग किया जाता है, या फिर यूं कहें कि शुद्ध करने का तरीका है। और इसीलिए इस रासायनिक प्रक्रिया के बाद भी ह्यूमिक एसिड को एक जैविक उत्पाद माना जाता है। ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें फुल्विक एसिड में ऑक्सीजन देने की क्षमता ज्यादा होती है और ह्यूमिक एसिड में CEC यानी कि केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा करने की क्षमता होती है। यानी ह्यूमिक एसिड ही वो कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में पोषक तत्वों को पकड़कर पौधों तक ले जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस प्रक्रिया से टूट जाने के बाद में यह जमीन में लाखों सालों तक रहेगा, क्योंकि इसके आगे इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमिक एसिड के क्या क्या फायदे हैं। इसका सबसे जरूरी काम है CEC को बढ़ाना, यानी कि केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाना। जितने ज्यादा ह्यूमिक एसिड के कण होंगे उतने ही चिलेटिंग एजेंट होंगे, और ज्यादा चिलेटिंग एजेंट होने से पोषक तत्वों को पौधे की जड़ों तक ले जाना आसान हो जाएगा, यानी कि जमीन की CEC बढ़ेगी। इसी तरह ह्यूमिक एसिड मिट्टी के pH को भी सुधारता है। ये pH को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमिक एसिड अपने अंदर जो समाहित H+ की संख्या है उसको एडजस्ट कर सकता है, और मिट्टी में H+ की संख्या ही मिट्टी के pH को घटाती या बढ़ाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें तब ये सावधानी तो रखें कि हमको कितनी मात्रा का उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी के पानी को रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि यह लेयर के बीच में एक चार्ज पार्टिकल की तरह काम करता है। जो मिट्टी में पानी के कण आते हैं वे इसके कारण रुक जाते हैं। और ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है। 2 परतों के बीच में अपनी एक परत बनाकर ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास में भी बहुत मदद करता है। ऐसा इस कारण से हो पाता है कि ह्यूमिक एसिड मिट्टी में घूम सकता है, और जब ये जड़ों के आसपास से घूमता है तब
जड़ों का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से वो इसकी तरफ आकर्षित होती है। दूसरा, ये चिलेटिंग एजेंट भी है, तो ये पदार्थ को या पोषक तत्वों को जड़ों तक ले जाने का काम भी करता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते ही हैं। इन आकर्षणों के कारण पौधों में टर्सरी रूट ज्यादा मात्रा में आती है और तीसरी जड़ ही मुख्य पोषक तत्वों को सोखने का काम करती है, इंग्लिश में जिसे टर्सरी रूट कहते हैं। जड़ों का विकास ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड एक और तरीके से करते हैं। ये पौधों में कई सारे एंजाइम और प्रोटीन बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसके कारण पौधे का संपूर्ण बढ़वार काफी अच्छा होता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड बीजों के जमाव में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने की क्षमता रखता है। ये हमारे मित्र बैक्टीरिया को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है। एकमात्र इसका संतुलित मात्रा में उपयोग करने मात्र से आप फर्टिलाइजर की मात्रा में 30 से 40% तक की बचत कर सकते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमिक एसिड से फलों और फूलों की मात्रा भी बढ़ती है। बहुत से शोधकर्ताओं ने तो अपनी रिसर्च में ये बताया है कि ये पैदावार में 70 से 80% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। और ये भी बताया है कि ह्यूमिक एसिड अमोनियम के जहर को भी काटने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बारिश में मिट्टी के कटाव और पोषक तत्वों को बह जाने से भी रोकता है। अब हम ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया के बचे हुए दूसरे हिस्से की बात करते हैं, जो कि फुल्विक एसिड है। फुल्विक एसिड बहुत जल्दी वायु में मिल जाता है, इसलिए पौधे इसे बड़ी आसानी से सोख लेते हैं। ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड को दोनों को मिलाकर भी उपयोग किया जाता है। ये दोनों आपस में मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाले उत्पाद ज्यादातर ह्यूमिक और फुल्विक के कॉम्बिनेशन के मिलते हैं। कुल मिलाकर कई वैज्ञानिक ह्यूमिक एसिड को मिट्टी के लिए अमृत मानते हैं और मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल करने की सलाह भी देते हैं। मैंने आपको ह्यूमिक एसिड के बहुत सारे फायदे बताए। इसके बावजूद भी ह्यूमिक एसिड अकेला आपकी मिट्टी को ठीक नहीं कर सकता। उसे कई दूसरे पोषक तत्वों की मदद लेना, जैसे आपकी मिट्टी का पीएच कम है, यानी कि आपकी सॉइल एसिडिक है, तो आपको चूने का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि चूने की जगह पर जिप्सम नहीं चलेगा, क्योंकि जिप्सम पीएच को बहुत ज्यादा असर नहीं करता है। आमतौर पर लोग पीएच को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं और उनको जिप्सम इस्तेमाल करने पर फसल में फायदा भी दिखता है। वो जो फायदा होता है वो फायदा इसलिए नहीं होता है कि आपकी जमीन का पीएच ठीक हो रहा है, वो फायदा इसलिए होता है कि फसल को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और सल्फर मिलता है। इसका इस्तेमाल घुलनशील एल्यूमिनियम के जहर को काटने के लिए भी किया जाता है, जो जड़ों के विकास को रोकते हैं। जिप्सम मिट्टी को भी कटने से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम ज्यादा घुलनशील होता है चूने के बजाय, इसलिए जिप्सम को कैल्शियम का एक बेहतर स्रोत माना जाता है चूने की अपेक्षा। यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो उसे हम कैल्शियम की मदद से, चूने की मदद से कैसे ठीक करेंगे। लेकिन ज्यादातर किसानों की समस्या ये रहती है कि उनकी सॉइल एसिडिक के बजाय अल्कलाइन रहती है, यानी कि क्षारीय रहती है। तो उसका एक इंस्टेंट नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, वो है फिटकरी। फिटकरी के उपयोग से हम तत्काल प्रभाव से पीएच के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन ये हमको एक नियमित रूप में करना पड़ता है। अब देखो, पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? पीएच ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपकी मिट्टी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, यानी कि माइनस चार्ज आपकी जमीन में ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मिट्टी कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, K+ और Fe2+ को ज्यादा पकड़ कर रखेगी। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि जड़ें भी माइनस चार्ज की होती है और मिट्टी भी माइनस चार्ज की होती है। अब यहाँ पर क्या सीन बनता है कि मिट्टी का माइनस चार्ज जड़ के माइनस चार्ज से काफी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जड़ें
मिट्टी से पोषक तत्वों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। अब मैंने फिटकरी को इंस्टेंट सॉल्यूशन के तौर पे इसलिए बताया है कि जब हम फिटकरी में पानी को घोलते हैं तो ये क्या करता है, बहुत सारे प्लस आयन देता है, जिससे मिट्टी के पीएच पर तुरंत असर होता है और मिट्टी का माइनस चार्ज कम हो जाता है। और जैसे ही मिट्टी का माइनस चार्ज कम होता है, जड़ें पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देती है और इसी कारण से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व फिटकरी का उपयोग करने से पोषक तत्वों को उपलब्ध होने लगा। अब यहाँ यह सवाल उत्पन्न होता है कि जब हमारे पूर्वज खेती करते थे तो क्या वो भी पीएच को ध्यान में रखकर खेती करते थे? हमारे पूर्वज हमसे अच्छी खेती करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि उनको इसका सॉल्यूशन पता था और इसका सॉल्यूशन ये था कि वो दलहनी फसलों को या फिर हरी खाद को उपयोग करते थे। हरी खाद को वो 40 से 45 दिन में बिना पैदावार लिए मिट्टी में पलट देते थे। इसके लिए वो मुख्यतः ढेंचे का इस्तेमाल करते थे। ढेंचा बहुत तेजी से बढ़वार करता है, उसके साथ ही उसकी जड़ें भी जमीन में बहुत तेजी से बढ़ती है। पोषक तत्वों का उपयोग करके उन्हें दूसरी फसलों के लिए अवेलेबल फार्म में ला के छोड़ देती है 40 से 45 दिन में उसे पीस देने मात्र से, जिससे बैक्टीरिया और अन्य कीड़े उसमें छुपे हुए अन्य पोषक तत्वों को तोड़कर दूसरी फसलों को अवेलेबल करवाते हैं। देसी भाषा में अगर समझे तो 1 एकड़ ढेंचे से तकरीबन 3 बैग यूरिया, 2 बैग एमओपी और 15 से 20 किलो तक डीएपी उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा ढेंचा मिट्टी को तकरीबन 125 क्विंटल के आसपास कार्बनिक पदार्थ देता है। इसलिए ढेंचा हर प्रकार की मिट्टी को सही करने में मदद करता है और आराम से मिट्टी में मिल जाता है। ये सब भी बलराम किसान के 70-30 खेती फार्मूले में पूरा विस्तृत में बताया गया है। इसके अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने से भी आप मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत या जैविक घोल जो भी आप बनाते हो, इसके अलावा लैब में तैयार किए गए जीवाणु जैसे राइजोबियम, कंजोटिया, एजेटोबैक्टर आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो का इतना ही उद्देश्य है कि आप स्वयं अपने खेत के क्रॉप डॉक्टर बने और अपने अनुभव हमसे साझा करें। धन्यवाद। मैं राम किसान फ्रॉम बी किसान।